वेलकम सभी बच्चों का, नवी छात्रों के सभी बच्चों का और सहकारी टीचर अधिकारी वर्गों का वेलकम हमारे इस ऑनलाइन सेशन में। बृहन्मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग से आयोजित ऑनलाइन शिक्षण उपक्रम 2021-22 में आप सभी का शिक्षण विभाग हार्दिक स्वागत करता है तथा मैं अपना पिछले लेक्चर में मैंने अपना पूरा परिचय दिया है। आप सभी बच्चों को पता ही है कि मेरा नाम करड़क मुरलीधर बोबन है और थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखो मैंने आपको बताया था कि नवी के 2 पार्ट है, गणित भाग 1 गणित भाग 2, ऐसे ऊपर ऊपर का रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद अभी हम फिलहाल गणित भाग 2 यानी भूमिति का अध्ययन कर रहे थे और पहले चैप्टर का नाम था हमारे भूमिति के ज्योमेट्री के पहले ही चैप्टर का नाम हमारा था भूमिति के मूलभूत संबोध। उसमें हम लोगों ने भूमिति की परिभाषा सीखी। भू यानी अर्थात जमीन और मिति यानी मापन। इस आधार पर जमीन के मापन की आवश्यकता के कारण इस भूमिति विषय का जन्म निर्माण हुआ है बच्चों, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद हमने हर एक चैप्टर का अल्प परिचय लिया था। उसमें से भूमिति के मूलभूत संबोध जो पहला चैप्टर है उसके बारे में हम आज चर्चा करते हैं। इसके लिए आप लोगों को मैंने उसके उपघटक यानी बिंदु, रेखा तथा प्रतल इसके बारे में जानकारी दी थी। और देखो यहाँ मैंने वहाँ उपघटक लिखे थे बिंदु, रेखा, प्रतल और बिंदु के निर्देशांक तथा दूरी, यानी 2 भिन्न बिंदु जो रेखा थी, रेखा संख्या रेखा आगे आएगी, संख्या रेखा, उसके ऊपर जो निर्देश करते हैं ABCD कैपिटल लेटर्स, उसके संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा की थी। देखो ये सब मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था। और बिंदुओं की निर्देशांक तथा दूरी, ये संख्या रेखा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पूरा अध्ययन किया है। कौन सा निर्देश ABCODE ये सब निर्देशांक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ बच्चों, क्योंकि आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं 1.3 और प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1, उसमें जो सवाल दिए गए हैं ये सब इसी के ऊपर डिपेंड है। इसलिए मैं आपको ये थोड़ा सा रिवाइज ले रहा हूँ कि ये संख्या रेखा है और इसमें आपको जो ए का निर्देशांक जो दिख रहा है आपको नीचे 5, बिंदु ए, क्या बोलते हैं ए जो है, ए ने बोलने का केवल, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी, बिंदु ओ, बिंदु ई, और उसका निर्देश कौन सा संख्या करती है या अंक करता है वो नीचे दिया है बॉटम में। अप और डाउन, डाउन में क्या दिया है -5, -4। देखो -4 के ऊपर बिंदु है लेकिन उसका निर्देश नहीं दिया है। मतलब अगर मैंने पूछा आपको कि -4 किसका निर्देशांक है तो आप बता नहीं सकते क्योंकि वहां अल्फाबेट्स नहीं है। तो ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। इसके बाद अब हम आज सीखने वाले हैं कि जो बेसिक रहता है मध्यता, जो पॉइंट से एक हमारा बचा था पिछले लेक्चर में, मध्यता यानी बिटवीनेस। बिटवीननेस, ये बिटवीननेस क्या है, मध्यता। तो देखो यदि PQR एक रेखीय बिंदु हो, एक रेखीय, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है बच्चों यहाँ, एक रेखीय। एक रेखीय यानी क्या होता है, एक रेखीय, एक रेखीय। देखो ये P बिंदु है और ये Q बिंदु है और ये R बिंदु है। ये सभी एक ही लाइन में अगर होंगे, एक ही सीधे लाइन में एक दूसरे को जोड़ते हैं, जुड़ते हैं, तो उसे एक रेखीय कहा जाता है बच्चों। तो ये PQR ये अगर एक रेखीय बिंदु हो, देखो यहाँ एक शब्द आया, देखो यदि और ये तो, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा कथन और सशर्त में, वो आज हमारा मेन पॉइंट है। ये ध्यान में रखना, ये पूरा सेंटेंस, क्योंकि ये बाद में आपको मैं पूछूंगा यदि और तो, सशर्त कथन में यदि और तो का कैसे इस्तेमाल करते हैं।
यदि पी क्यू आर एक रेखीय बिंदु, एक रेखीय भिन्न बिंदु हो तो निम्नानुसार तीन संभावनाएं प्राप्त होती है। कभी जब एक रेखीय बिंदु हो, और अगर एक रेखीय नहीं रहेगा, एक अरेखीय मतलब, अरेखीय मतलब ये पी बिंदु यहाँ है, क्यू बिंदु यहाँ है और आर बिंदु यहाँ है, तो ये रेखीय नहीं हुए, एक एक लाइन में नहीं आ रही है, एक लाइन में समाविष्ट नहीं हुई है, इसका मतलब ये जो है वो अरेखीय भिन्न बिंदु है। और देखो तीन अगर बिंदु हम लोगों ने जोड़ा, देखो दो बिंदु से एक लाइन जा सकती है, तो पी क्यू एक लाइन, क्यू आर एक लाइन और पी आर एक लाइन, ऐसे अगर हम लोगों ने डायग्राम बनाई, एक तीन रेखाएं एक दूसरे को अगर प्रतिच्छेदित करे, तीन बिंदु में से दो बिंदु में एक लाइन, हर एक दो बिंदुओं में एक लाइन जाएगी, तो टोटल कितनी लाइन हो जाएगी, एक दो और तीन। और आकृति कौन सी बनेगी बच्चों, यहाँ त्रिभुज। ये सवाल हमेशा पूछा जाता है कि तीन अरेखीय बिंदु में से कौन सी आकृति तैयार होती है, तो ये आपको लिखना है त्रिभुज। ये कौन सी आकृति है बच्चों, त्रिभुज। तीन भिन्न अरेखीय बिंदु से कौन सी आकृति तैयार होती है, त्रिभुज। तीन कौन, तीन बिंदु, तीन रेखा, यह हमेशा ध्यान रखना है बच्चों। चलो आगे चलते हैं। देखो पी क्यू आर, ये जो अरेखीय भिन्न बिंदु है वो निम्नानुसार है। देखो पी क्यू आर, पी आर क्यू, ये संभावनाएं है, कैसी है, देखो तीन प्रकार की है, कि आगे पीछे हो सकते हैं वो पॉइंट। पी क्यू आर जैसे हम अल्फाबेट से बोलते हैं ए बी सी डी, वैसे पी क्यू आर ऐसा नहीं, वो आगे पीछे भी हो सकते। तो देखो यहाँ पहला जो पहले पॉइंट में पी क्यू आर और दूसरे पॉइंट में पी आर क्यू, इस तरह दिया है बच्चों। तीसरा पॉइंट है आर पी क्यू। ये तीन संभावनाएं यहाँ प्राप्त हुई है। इसका मतलब ये है कि पी और आर, इसके बीच में कौन है, क्यू है। दूसरा है पी, या देखो बच्चों पहला पॉइंट था हमारा पी क्यू आर एक रेखीय बिंदु हो, तो या पी क्यू आर एक संभावना है। दूसरी ही पी आर क्यू ये है, और तीसरा है आर पी क्यू, ये तीन संभावनाएं यहाँ प्राप्त हुई है। तो यहाँ देखो पहले पॉइंट में हम लोग क्या सीख रहे हैं बच्चों, मध्यता, बिटवीननेस। यहाँ कौन किसका मध्य बिंदु है, किसके मध्य है, किसके भीतर है। देखो यहाँ बिंदु क्यू, यहाँ बिंदु क्यू, ये बिंदु क्यू, ये पी और आर के मध्य है, यानी क्यू बिंदु यहाँ मध्य है, यहाँ आर बिंदु मध्य है और यहाँ पी बिंदु मध्य है। इसका मतलब ये है कि हर जगह जैसे पी क्यू आर, क्यू पहले एग्जांपल में क्यू, दूसरे एग्जांपल में आर और तीसरे एग्जांपल में पी, ये आर मतलब दो अन्य दो बिंदुओं के क्या है,
यहाँ है बिंदु आर, यह पी तथा क्यू के मध्य है, और यहाँ बिंदु क्यू यह पी तथा आर के मध्य है बच्चों। यहाँ पी क्यू बिंदु नहीं बच्चों, यहाँ पी बिंदु है, थोड़ा गड़बड़ हुआ है, सॉरी। तो इस तरह जो पॉइंट अन्य दो बिंदुओं के अंदर रहेगा या भीतर रहेगा, उसी को क्या कहते हैं बच्चों, मध्यता यानी बिटवीननेस। और ये किस तरह दर्शाता है, उसकी परिभाषा क्या है बच्चों मध्यता की, कि यदि डिस्टेंस ऑफ पी क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी आर हो, तो क्यू यह बिंदु पी तथा आर के मध्य है, ऐसा कहा जाता है। और इस मध्यता को पी क्यू आर इस द्वारा दर्शाया। तो यहाँ देखो, मैं आपको समझा देता हूँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से। यह देखो बच्चों, हम देख रहे हैं मध्यता, और हमें देखना है कि डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर और डिस्टेंस। तो यह देखो, अगर एक ऐसी लाइन है, रेखाखंड है, अगर पी क्यू आर ये पॉइंट्स है, और डिस्टेंस ऑफ पी क्यू ये पॉइंट, अगर ये पी क्यू अगर 5 सेंटीमीटर है, क्यू आर अगर 5 सेंटीमीटर है, तो ये पी आर कितना रहेगा बच्चों, ये 5 और ये 5 टोटल कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर। अगर ऐसा हो तो ही हम ये क्यू को क्या कहेंगे बच्चों, पी और आर का मध्य यानी मध्यता यानी बिटवीनेस। किस तरह, तो देखो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू प्लस, क्योंकि हम इसको देखो पी क्यू, ये पी क्यू और ये क्यू आर, ये दोनों को जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे, तो डिस्टेंस पी क्यू और डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू, मतलब ये दोनों को जोड़ना है, ये दोनों जोड़ के कौन सा रेखाखंड तैयार होता है बच्चों, ये पी आर। देखो ये पी क्यू और ये क्यू आर, ये देखो यहाँ लिखता हूं मैं, ये अगर ये पी क्यू और ये क्यू आर, ये टोटल 2 रेखाखंड हो गए। पी क्यू उसको जोड़ना है, और क्यू आर, अगर पी क्यू याद देखो पी क्यू और क्यू आर, तो ये क्यू आर, ये दोनों का अगर हम लोगों ने जोड़ा, ये देखो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, तो इसमें इससे क्या आकृति तैयार होगी, पी आर, तो डिस्टेंस ऑफ पी आर। अब इसमें मान हम कीमतें रखते हैं, अगर पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर प्लस क्यू आर दिया है 5 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस ऑफ पी आर यानी यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी बच्चों, देखो ये 5 और ये 5 कितना हो गई, कितना हो गए 10। देखो 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर टोटल 10 सेंटीमीटर हो गए। इसका मतलब ये है कि ये जो Q है ये P और R के मध्य में है, मध्यता इसे कहते हैं बच्चों बिटवीनेस। जो अभी मैंने पीडीएफ में समझाया था वही यहाँ मैंने आपको रिटर्न में समझाया बच्चों, कि दोनों के जो मध्य बिंदु रहता है वो
दोनों तरफा से जो अंतिम बिंदु है उनके, वहां से उनका अंतर जो क्या होता है बच्चों, सेम रहता है। ओके, अब आते हैं हम आगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आज का रेखाखंड बिंदु। देखो, आज का हमारा मेन पॉइंट है कि जैसे आपने नवी कक्षा के गणित भाग 1 में समुच्चय, इस प्रकरण में समुच्चय तथा प्रतिच्छेदन ये पॉइंट सीखे हैं आप लोगों ने बच्चों। प्रतिच्छेदन यानी एक दूसरे को क्या करना है, काटना है बच्चों। प्रतिच्छेद बिंदु एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो उसे प्रतिच्छेदन कहा जाता है बच्चों। इस इनका सभी का हम इस भूमिति में भी क्या करते हैं बच्चों, इस्तेमाल करते हैं। कि देखो, पहला पॉइंट है रेखाखंड। तो बिंदु ए, बिंदु बी तथा इन दो बिंदुओं के मध्य स्थित समस्त बिंदुओं का संग समुच्चयी रेखाखंड ए भी होता है बच्चों। देखो, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग के लेक्चर में कहा था कि हमारा भूमिति का जन्म ही बिंदु से हुआ है बच्चों। देखो, जो रेखा रेखा है वो बिंदुओं का बिंदुओं का क्या है, समुच्चय है। और हम हर एक बिंदु को अगर जोड़ते जाए तो क्या होगी, रेखा तैयार होगी, किरण तैयार होगा, जो भी है वो वहां आकृति तैयार होगी बच्चों। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना है कि एक रेखा जो होती है वो बिंदुओं का, समस्त बिंदुओं का, एक नहीं समस्त असंख्य बिंदुओं का क्या रहता है, एक संग रहता है, एक समुच्चय रहता है। और उसी को ही क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। और उसका एक लिमिट होता है, वो खंडित होती है, वो आगे नहीं। देखो, यहाँ ए से लेकर, यहाँ देखो बच्चों, यहाँ ए से स्टार्ट हुई है और बी तक एंड हुई है, वो आगे नहीं जा रही है। ध्यान में रखना है, क्योंकि किरण आगे जाता है, एक साइड एक तरफा बढ़ता है, लेकिन ये बढ़ता नहीं है। ध्यान में रखना है। आगे है, या देखो, मैंने रेखाखंड ए बी को संक्षेप में एबी भी लिखते हैं। यहाँ आपको कैसे रीड करना है, रेखाखंड ए बी या रेखा ए बी, हाँ ऐसे आप पढ़ सकते हैं। उल्टा भी बोल सकते हैं, ए बी भी बोल सकते हैं और बी ए भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ए बी ऐसे ही कहना है, आप उसको बी ए भी कह सकते हैं। और उसमें एक दूसरा पॉइंट है कि बिंदु ए और बिंदु बी ये अंत बिंदु है बच्चों। मतलब ये स्टार्ट पॉइंट और ये एंड पॉइंट, यानी ये जो बिंदु है ये स्टार्ट पॉइंट और ये एंड पॉइंट, इसे बोलते हैं अंत बिंदु, यानी अंतिम बिंदु। दोनों जो रेखाखंड है उसके अंतिम बिंदु। और एक होता है स्टार्ट बिंदु, एक और एक लास्ट। लेकिन ऐसा कहा जाए तो वो दोनों अंत बिंदु भी होते हैं। और रेखाखंड के अंत बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड की लंबाई कहते हैं। मतलब ये ए और बी, ये दोनों के बीच में जितना वो रेखाखंड, जो रेखा हम लोगों ने तैयार की है, उसकी जो लंबाई है वो हम वहाँ अपने तरीके से 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ऐसे निकाल सकते हैं बच्चों। तो इसे कैसे लिखा जाता है कि लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी। मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि डिस्टेंस, दूरी जितनी है उतनी उसका क्या होती है बच्चों, लंबाई होती है। इस तरह ऐसे लिखना है कि लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी। डी यानी डिस्टेंस, एल यानी लंबाई, दूरी, डी डी यानी दूरी और एल यानी लंबाई। जितनी उसकी लंबाई है उतनी उसकी दूरी है, ये हमेशा ध्यान रखना है। इज इक्वल टू का निशान लगाए, देखो बच्चों, जितनी लंबाई उतनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ ए और बी ये 5 सेंटीमीटर है, या 5 या सेंटीमीटर नहीं दिया, इकाई बोलेंगे हम। अगर इकाई नहीं दिया है तो खाली इकाई बोलेंगे। तो लेंथ ऑफ ए बी कितना है, 5। अगर लेंथ, लंबाई 5 है तो दूरी भी कितनी रहेगी, 5। और अगर उल्टा दिया आपको विलोम कि डिस्टेंस 10 है, तो आपको लंबाई निकालने के लिए बोलेंगे, तो लंबाई भी कितनी रहेगी, 10। क्योंकि ये दोनों लेंथ ऑफ ए बी यानी लेंथ, लंबाई और दूरी,
ये हमेशा सेम है, ये ध्यान में रखना है बच्चों। चलो आगे चलते हैं। दूसरा है किरण पॉइंट। देखो रेखाखंड जो हमने देखा था, यहाँ रेखाखंड, यहाँ आपको एक पॉइंट नजर में आता होगा बच्चों कि यहाँ से यह सीमित है, ये ऐसा सीमित है, यह आगे ऐसा एरो इसमें नहीं दिया है, लेकिन लेकिन यहाँ देखो, यहाँ किरण में आपको ये एरो नजर आता होगा बच्चों। यहाँ देखो, यहाँ ये एरो ऐसा दिख रहा है आपको, इस तरह का एरो। अगर ये एरो नहीं होता, अगर ये एरो नहीं होता तो ये केवल केवल रेखाखंड होता, लेकिन वो आगे, इसका मतलब ये सब सीमित नहीं है, वो आगे एक तरफा क्या है, फॉरवर्ड हो रही है, वो आगे चल रही है, इसका मतलब ये है। एरो का मतलब ये है कि वो लाइन, वो किरण आगे बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं स्टॉप या खंडित नहीं हुआ है। तो इसी को ही रे ए भी कहा जाता है। और ये पी बिंदु है, वो उसके समुच्चय का एक पॉइंट है, संघ समुच्चय पर वो क्या है, किरण ए बी है। तो यार देखो, अगर हम लोगों ने ए तथा बी ये दो भिन्न बिंदु है ऐसे माना, और रेख ए बी पर के सभी बिंदुओं तथा ए बी पी जो मैंने कहा था मध्यता, जो मध्यता मैंने सिखाई वो यहाँ भी है देखो, इसलिए मैंने आपको मध्यता का पॉइंट सिखाया था कि यह जो बी बिंदु है वो ए और पी के मध्य है। इसलिए सभी बिंदु ये ए बी पी ऐसे समस्त बिंदु पी का संघ समुच्चय ही किरण ए बी है, बराबर। यहाँ बिंदु ए को किरण का आरंभ बिंदु कहते हैं। तो ये जो पॉइंट है ए, ये आरंभ बिंदु है, स्टार्टिंग पॉइंट है, आरंभ बिंदु है। और किरण कौन सा है, ए बी किरण है, ए बी, ए पी नहीं, पी उसके ऊपर लिया गया पॉइंट है, लेकिन ये बी, ए बी यही क्या है, किरण है। इसके बाद रेखा ए बी लाइन, किरण ए बी का बिंदु समुच्चय तथा उसकी विपरीत किरण का बिंदु समुच्चय मिलकर जो संघ समुच्चय बनता है, वही रेखा ए बी का बिंदु समुच्चय है। बिंदु यानी मैंने आपको अभी समझाया था, जो रेखा केवल उसमें दोनों तरफा एरो होता है। फॉर एग्जाम्पल यह देखो, यहाँ ये ये इस साइड भी और इस साइड भी, लेकिन किरण हमेशा एक ही साइड में बढ़ता है, लेकिन रेखा जो है, लाइन जो है, वो दोनों तरफा क्या होता है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये ध्यान में रखना है, किरण और रेखा में ये पॉइंट है। आगे है सर्वांगसम रेखाखंड। हम लोगों ने अभी रेखाखंड देखा, देखो ए बी, और दूसरा रेखाखंड हम लोगों ने यहाँ लिखा है सी डी, ये है सी डी और ये है ए बी। सर्वांग सम, सर्वांग सम दो शब्द है इसमें, सम यानी समान, सर्वांग यानी संपूर्ण, बराबर। तो यहाँ दो रेखाखंड मैंने यहाँ दिए हैं, तो उनकी लंबाई और डिस्टेंस, ये दोनों शब्द एक ही है, मैंने अभी कहा। तो ये जो लंबाई है वो समान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लंबाई समान होना चाहिए। और यदि यदि दिए गए दो रेखाखंडों की लंबाई समान हो, तो वो रेखाखंड क्या होते हैं बच्चों, सर्वांगसम होते हैं। जो हमारा हेडिंग का नाम है देखो, सर्वांगसम रेखाखंड। मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर हो, तो ये भी कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर। अगर ये दोनों सेम है तो उसे क्या कहेंगे, सर्वांगसम रेखाखंड। और उसे अंग्रेजी में कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट कहते हैं। और उसे देखो, और इसे कैसे दर्शाते हैं भूमिति में, देखो ए बी सर्वांग सम का निशान होता है बच्चों। वह हम हमेशा हर पॉइंट में अगर हमें लिखना है तो हम सर्वांग शब्द नहीं लिखेंगे, सर्वांग सम शब्द के लिए हम ये निशान लगाएंगे बच्चों। यहाँ देखो, यहाँ ऊपर ऐसा उल्टा यस, और
टेढ़ा यस और नीचे दो लाइनें हैं इज इक्वल टू के। देखो ऐसा, इसे बोलते हैं सर्वांगसम। सर्वांगसम फिर से देखो, ये है ऐसा और इसके नीचे दो लाइन, ये सर्वांगसम का निशान है। और कैसे इसका वाचन करेंगे? अगर उसकी लंबाई सेम है, यदि देखो यहाँ, यदि लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सी डी, अगर ए बी और सी डी की लंबाई समान हो तो वो दो रेखाखंड क्या कहलाते हैं? सर्वांगसम। तो सर्वांगसम कैसे लिखेंगे फिर? ए बी सर्वांगसम सी डी। ओके। और अगर ये 5 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है, फॉर एग्जाम्पल ले रहे, तो ये सर्वांगसम नहीं रहेंगे। ओके। तो यहाँ आपको ये लिखना ही नहीं, ये तो ये यहाँ आप क्या लिखोगे? यदि यदि लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ सी डी, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी की लंबाई और सी डी की लंबाई समान नहीं है। इसलिए देखो यह ऐसा लिखा है, बराबर के निशान और उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी तिर्यक रेखा, ऐसा क्रॉस, इसको बोलते हैं इज नॉट इक्वल टू, मतलब ये अलग अलग है। और अगर ये निशान निकाल दिया ऐसा, ये तो बराबर, इसका मतलब दोनों साइड बराबर है। ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। और अगर ऐसा है, लंबाई सेम है, तो वो दो रेखाखंड सर्वांगसम कहलाते हैं। ओके। तो ये हुआ हमारा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों, सर्वांगसम रेखाखंड, क्योंकि आपको 10वीं में भी उसका फायदा हो सकता है, अध्ययन करना है। चलो आगे चलते हैं। रेखाखंड का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु और मध्यता ये अलग अलग शब्द है। मध्य बिंदु अलग और मध्यता अलग। मध्यता यानी केवल दो बिंदुओं के बीच वाला पॉइंट यहाँ ध्यान में रखना है, और वो कहीं भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है। देखो मध्यता, मध्यता कई, फॉर एग्जांपल ये P, ये Q और ये R। देखो ये Q एकदम P और R के एकदम बीच में नहीं है, थोड़ा सा ये Q के इधर झुका है। तो मध्यता यानी P और R के बीच वाला होना चाहिए। वो ये बिंदु यहाँ भी हो सकता है, ये बिंदु यहाँ भी हो सकता है। देखो ये R, ये P और ये Q यहाँ भी हो सकता है। ये Q P और R का मध्य बिंदु नहीं, वो केवल मध्य है। मध्यता मतलब वो बिटवीनेस, कि P Q R, और हम इसे कैसे लिखते हैं? P डैश Q डैश R, यानी डैश डैश यानी मध्यता। P Q R, P डैश Q डैश R, ये Q जो है वो मध्यता है, मध्यता, मध्य बिंदु नहीं, मध्य बिंदु नहीं, ध्यान में रखना ये। चलो आज हम चलते अभी हमारे पॉइंट के ऊपर, रेखाखंड का मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। देखो अगर यम, यम ए एम, ये ए और बी के मध्य हो, मध्य, मध्य यानी एकदम सेंटर में नहीं, मध्य बोला है मैंने। अब हम तय करेंगे उसके डिस्टेंस के ऊपर। अगर यहाँ देखो एम, एम की लंबाई और यम बी की लंबाई, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि यम ए बी का मध्य बिंदु है या नहीं। देखो अगर ए एम बी ये तीनों एक लाइन में हो, और ये तीनों बिंदु एक लाइन में हो, और एम, एम ए एम ये अगर 5 सेंटीमीटर है, और एम बी ये अगर 5 सेंटीमीटर है, ये 5 और ये 5, दोनों कितना हुआ? 10। इसका मतलब ये है कि एम और यम बी ये अगर सेम है, तो यम ये ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है।
और अगर ये देखो या एम, यहाँ ऐसा लिखा है देखो बच्चों, ऐसा ये या ए लिखा है और यहाँ एम लिखा है और उसके ऊपर ये दिखा, इसका मतलब ये है कि एम की जितनी भी लंबाई है एक एक्स वाई जेड, फॉर एग्जाम्पल 5, 10, 2, तो जितना भी हो उतना, वो एम बी की भी है, यानी एम बी इसकी भी क्या है, लंबाई सेम है। मतलब ये दोनों की लंबाई और ये दोनों की लंबाई क्या है, सेम है। अगर लंबाई सेम है तो हम उसे क्या कहेंगे, सर्वांगसम रेखाखंड। और अगर सर्वांगसम रेखाखंड हो तो वो यम जो पॉइंट है ये ए और बी का मध्य बिंदु कहलाता है। देखो यहां लिखा है, यदि यदि ए एम बी तथा रेख एम सर्वांगसम, देखो सर्वांगसम का यहाँ निशान लगा है, सर्वांगसम रेख ए एम बी एम और एम बी, ये अगर सर्वांगसम यानी वो क्या है, उसकी लंबाई एम की लंबाई और एम बी की लंबाई क्या है बच्चों, यहाँ सेम है, समान है। फॉर एग्जाम्पल ये अगर 5 है तो ये भी 5 रहेगी, ये 7 है तो ये भी 7 रहेगी। अगर ऐसा है तो यम को एम को क्या कहेंगे, ए और बी का मध्य बिंदु कहते हैं। और अगर ऐसा है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि ये ऐसा आकृति है आपके सामने, ये बी, ये ए और यहाँ दिया है एम, और ये दिया है एम का, एम का मान दिया है 5 सेंटीमीटर और एम बी का दिया है 7 सेंटीमीटर। तो एम ये मध्य बिंदु नहीं रहेगा बच्चों, क्योंकि ए एम की लंबाई 5 है और एम बी की लंबाई 7 है। ये दोनों जगह रेखाखंड जो है ये समान होने चाहिए, सर्वांगसम होने चाहिए। रेखाखंड यदि दो रेखाखंड सर्वांगसम रहेंगे तो ही वो क्या, जो बिंदु है वो बीच वाला, उसे मध्य बिंदु कहेंगे। ये हमेशा ध्यान में रखना है बच्चों। अगर यह सर्वांगसम ये नहीं होता तो उसकी लंबाई वो भी समान नहीं होती। मतलब डिस्टेंस, लंबाई और दूरी, ये दोनों पॉइंट हमेशा एक होते हैं बच्चों। चलो आगे चलते हैं। आज का मेन पॉइंट हमारा सशर्त कथन और विलोम। सशर्त कथन और विलोम भूमिति में हमेशा ये पॉइंट आते हैं। मैंने पहले आपको बताया था, देखो यदि और तो पहले पॉइंट में, तो वो ये पॉइंट है सशर्त कथन और विलोम, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड कन्वर्स। जो कथन यदि और तो के रूप में लिखा जाता है उन्हें सशर्त कथन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल या देखो, मैंने आपको एक यदि और तो के यदि या देखो, यदि या लिखा है देखो, यदि और ये हो और तो देखो यदि तो मतलब भूमिति में जो भी हम स्टेटमेंट करते हैं ये यदि और तो के शर्त रहती, कंडीशन रहती। यदि मैं बाहर चला तो गिरने की भी संभावना है, भागने की भी संभावना है, बैठने की भी संभावना है। यदि तो यानी कुछ भी हो सकता है, शर्त, कंडीशन हमें पता नहीं। ये हमेशा भूमिति में इस्तेमाल करते हैं ये जो वर्ड है यदि और तो
तो इसी को ये क्या कहते हैं, सशर्त कथन कहते हैं। अगर ये दोनों शब्द आए तो समझने का ये क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। हाँ, जो कथन यदि तो के रूप में लिखे जाते हैं उन्हें सशर्त कथन कहते हैं। सशर्त कथनों में यदि यदि से आरंभ होने वाले कथन को पूर्वार्ध कहते हैं, तो से आरंभ होने वाले कथन को उत्तरार्ध कहते हैं। यानी यदि से आरंभ होने वाला जो पूर्व है, पूर्व भाग है, उसे क्या कहेंगे, पूर्वार्ध। और तो के बाद मतलब हमेशा स्टेटमेंट के दो पार्ट होंगे अभी यहाँ, एक होगा पूर्वार्ध और एक होगा उत्तरार्ध। उदाहरणार्थ यहाँ हम देखेंगे, क्या देखो, चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। लंब समद्विभाजक होते हैं। अब ये क्या है, या देखो, समचतुर्भुज के विकर्ण विकर्ण, या आपको एक डायग्राम में दिखा देता हूँ। या देखो, चतुर्भुज ए बी सी डी, ये जो सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज के विकर्ण, ये देखो, ये विकर्ण ए सी और दूसरा है बी डी, ये जो है ये विकर्ण है। अरे, ए बी सी डी और इसके विकर्ण है बी डी और ए सी। ये जो विकर्ण है परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। परस्पर लंब समद्विभाजक यानी ये देखो, ये जो यहाँ ए सी और बी डी, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं यहाँ बीच में। अगर हम उसे एम बिंदु कहेंगे, एम, तो यहाँ देखो, या यस, ये जो है ए एम, ये बी डी के ऊपर क्या है, सीधे आके टकरा है। देखो, प्रतिच्छेदित हुआ है, 90 डिग्री का वह कोण तैयार हुआ। कैसे, यहाँ देखो बच्चों, यहाँ 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 ये 90 डिग्री का कोण तैयार हुआ है। इसे बोलते हैं लंब समद्विभाजक। और ये एम, ये बिंदु की वजह से बी और डी के दो पार्ट में सर्वांग सम, ये ध्यान में रखना है। तो यह हम समझते हैं यदि और तो या सशर्त कथन। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। तो इसमें कैसे लिखेंगे अभी, विलोम में या यदि में। देखो, सशर्त कथन, यदि दिया गया चतुर्भुज, देखो समचतुर्भुज नहीं कहा गया, कौन सा भी चतुर्भुज दिया है वो समचतुर्भुज है ऐसा नहीं। उसको सशर्त कथन में कैसे लिखना है, तो यह दिया गया, यदि दिया गया चतुर्भुज समचतुर्भुज हो। देखो, यदि और यहाँ तो, मतलब ऊपर का एग्जाम्पल दिया और उसको क्या करना है, कंडीशनल स्टेटमेंट में लिखना है। यदि दिया गया चतुर्भुज समचतुर्भुज हो तो उसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। देखो, पहले हमें केवल एक स्टेटमेंट दिया था कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं, और उसे क्या करना है, सशर्त
यहाँ देखो बच्चों, सशर्त कथन, यदि दिया गया चतुर्भुज समचतुर्भुज हो तो उसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। तो यहाँ यदि का और यह है तो का इस्तेमाल हम लोगों ने यहाँ किया है। इसके बाद विलोम, कन्वर्स, दिए गए सशर्त कथन के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की अदला बदली करने पर प्राप्त कथन को मूल कथन का विलोम कन्वर्स कहते हैं। मतलब उल्टा, उसका उल्टा करना है। यदि कोई समचतुर्भुज के या चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक हो तो वो और दिया गया सशर्त कथन सत्य हो तो उसका विलोम भी सत्य होगा, यह जरूरी नहीं होता। यह हमेशा ध्यान में रखना है बच्चों। तो विलोम से ज्यादा आप लोगों को सशर्त कथन ये ध्यान में रखना है। इसके बाद सशर्त कथन और विलोम। सशर्त कथन याद दिया है, देखो, यदि कोई चतुर्भुज समचतुर्भुज हो तो उसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। विलोम क्या है उसका? यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक हो तो वह चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। मतलब उसका उल्टा। देखो, सशर्त कथन क्या है? यदि और तो के रूप में है, यदि और तो के रूप में है, यदि और तो। लेकिन विलोम क्या कहता है? उसका भी उल्टा। और ये दोनों भी विधान कैसे हैं? मूल कथन तथा उसका विलोम क्या है? सत्य है। देखो, किस कोई चतुर्भुज समचतुर्भुज हो, कोई चतुर्भुज समचतुर्भुज हो तो उसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। और उसका उल्टा, उल्टा यानी ये जो उत्तरार्ध है वो पूर्वार्ध में आएगा और जो पूर्वार्ध है वो उत्तरार्ध में आएगा। इसे कहते हैं विलोम। देखो कैसे, या देखो, ये उत्तरार्ध है और ये पूर्वार्ध है, तो ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। कैसे? यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक है, देखो यहाँ आया, पहला आया, तो वह चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। देखो ये यहाँ आया, तो वह चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। इसे कहते हैं विलोम। सशर्त कथन में हमेशा पूर्वार्ध पहला और उत्तरार्ध दूसरा, और विलोम में उत्तरार्ध पहला और पूर्वार्ध दूसरा होता है। और ये दोनों जो है स्टेटमेंट वो यदि और तो के जो ये दो शब्द है, अक्षर है, उससे जुड़ा जाता है। यह हमेशा ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह एक पहला ही सवाल है। पहला ही सवाल है बच्चों, यहाँ प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह एक, निम्नलिखित वैकल्पिक प्रश्नों के लिए दिए गए उत्तरों में से योग्य विकल्प चुनकर लिखिए। पहला सवाल में पढ़ने जा रहा हूं कि प्रत्येक रेखाखंड के कितने मध्य बिंदु होते हैं? प्रत्येक रेखाखंड के कितने मध्य बिंदु होते हैं? यहाँ ऑप्शन दिए आपको चार। पहला ऑप्शन है केवल एक, बी ऑप्शन दिया है दो, सी ऑप्शन दिया है तीन, और डी ऑप्शन दिया है अनेक। तो मैंने आपको मध्य बिंदु में सिखाया था
कि ये ए और ये बी, और इसमें भीतर कौन सा बिंदु था, एम। एम की लंबाई सर्वांग सम और एम बी की लंबाई सर्वांग सम हो तो ये एम जो है एम वो क्या है, मध्य बिंदु कहलाता है। और ये जो एम है ये यह रेखाखंड का क्या है, केवल एक और एक ही मध्य बिंदु है। वो यहाँ ज्यादा है क्या मध्य बिंदु, नहीं, एक से ज्यादा नहीं है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि प्रत्येक रेखाखंड के कितने मध्य बिंदु होते हैं, तो यहाँ है एक, यहाँ है एक, केवल एक और एक। और मैंने ये आपको उस पीपीटी में भी दिखाया था कि मध्य बिंदु में ये देखो यहाँ रेखा किरण, किरण देखो यहाँ रेखाखंड का मध्य बिंदु यह लिखा है। देखो प्रत्येक रेखाखंड प्रत्येक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, यह है केवल एक ही, केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। ओके, चलते हैं हमारे पॉइंट के ऊपर। दूसरा सवाल है, दो भिन्न रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती हो तो उसके प्रतिच्छेदन समुच्चय में कितने बिंदु होते हैं। अभी यहाँ देखो, दो भिन्न रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती है, दो भिन्न रेखाएं, अगर यहाँ दो भिन्न रेखाएं हम लोग अगर ड्रॉ करें, दो दो भिन्न रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती है। अब ये समांतर लाइन हो गई, अगर हमें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करनी हो तो क्या करना पड़ेगा, देखो एक रेखा और एक रेखा, और इस तरह ऐसा भी कर सकते हैं। देखो एक दूसरे को क्या किया, यहाँ प्रतिच्छेदित किया, और कितने बिंदुओं में, केवल एक और एक ही बिंदु में प्रतिच्छेदित किया है। और हमेशा ध्यान रखना है कि दो जो रेखाएं है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित केवल एक और एक ही पॉइंट में करते हैं, बिंदु में करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा केवल सी, केवल एक, सी ऑप्शन, केवल एक। और पहले प्रश्न का उत्तर है केवल एक। चलो आगे, तीसरा सवाल है, तीन भिन्न बिंदुओं को समाविष्ट करने वाली कितनी रेखाएं होती है। देखो ये मैंने आपको बताया था कि तीन भिन्न बिंदुओं को समाविष्ट करने वाली, तीन भिन्न बिंदु, ये ए बिंदु, बी बिंदु और ये सी बिंदु, तीन भिन्न बिंदुओं को समाविष्ट करने वाले कितनी रेखाएं होती है। तो देखो यार, दो बिंदु में से एक और एक की रेखा जा सकती है, बी बी और सी से एक जाती है, और ए और सी से एक जाती है। तो ए बी सी ये तीनों बिंदु में से कितनी रेखाएं गई है, केवल तीन रेखा गई है। तो यह आपको समझना है कि टोटल तीन, एक या तीन, ऐसे भी हम लोग उसका आंसर दे सकते, एक या तीन, क्योंकि ये अरेखीय बिंदु है। और अगर हम लोग उसको इस तरह दर्शाते हैं, ए बी और ये सी, तो देखो इसमें से एक रेखा जा सकती है, मतलब इसका आंसर तीन नंबर का एक रेखा या तीन रेखा जा सकती है। मतलब यहाँ दो उसके आंसर हैं, एक तो एक रेखा जा सकती है कभी जब वो तीन पॉइंट एक रेखीय हो तब, और दूसरा पॉइंट अगर वो तीन रेखा अगर अरेखीय है यानी एक एक लाइन में नहीं है, तो वहां से तीन रेखा हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, और चौथा सवाल है हमारा,
चौथा सवाल, बिंदु ए का निर्देशांक -2 तथा बी का निर्देशांक 5 हो तो डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना होगा। देखो अभी यहाँ ये आपको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि ए का निर्देशांक है -2 और बी का निर्देशांक है +5। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। यह देखो बच्चों, ए निर्देशांक है -2 और बी है 5। तो ये दोनों में बड़ा कौन है, +5, और ए कितना है, -2। 2 क्या है, छोटा है। तो हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि -2 लेस देन 5, मतलब 5 बड़ा है और -2 छोटा है। और हमें क्या करना है कि ए और बी की क्या करना है, दूरी निकालना है, दूरी, डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी कैसे निकालते हैं कि बड़े संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। तो याद देखो, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू, बड़ा कौन है, 5, उसको क्या करना है, घटाना है, किससे, छोटे वाले में से, छोटे अंक से। तो ये -2, ये 2, फिर ये 5, माइनस माइनस प्लस, और ये 2, ये गुने, ये गुना, जब ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट, तब गुने का जो चिन्ह के जो नियम है वो यहाँ फॉलो होते हैं कि माइनस माइनस प्लस। अगर यहाँ प्लस होता, या प्लस होता, यहाँ यहाँ फॉर एग्जांपल इस तरह 5, सॉरी, माइनस, केवल ये माइनस के बदले अगर यहाँ 2 होता तो हम केवल यहाँ 2 लिखते, और 3 में से 5 में से 2 गए तो यहाँ क्या बचेंगे, 3। लेकिन यहाँ देखो, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है और ब्रैकेट के अंदर माइनस रहेगा, तो गुने में माइनस माइनस प्लस होता है। और ये 5 और ये 2 कितने होंगे बच्चों, टोटल 7। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी 7 होगा। इस तरह ये सवाल को हल करना है बच्चों। और चौथा सवाल है बच्चों यहाँ, यदि पी क्यू आर, तो देखो बच्चों, आज हम लोगों ने प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 तथा सशर्त कथन और कन्वर्स विलोम, ये पॉइंट सीखे हैं। और प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह में टोटल हम लोगों ने 4 सवाल हल किए यहाँ किए हैं, और आप 5वां हल कर सकते हैं, वो मध्य बिंदु का है, मध्यता का है। और आगे हम दूसरे चैप्टर की पढ़ाई चालू करें। ओके।